कुछ नहीं बदला, दीवाने थे दीवाने ही रहे, हम नए शहरों में रहकर भी पुराने ही रहे। सितम के दौर में हम अहले दिल ही काम आए, ज़बां पे नाज था जिनको वो बेज़बां निकले। वो एक फनकार जो अब हाल व मुस्तकबिल का उन्वा है, वो जिसके नाम से तहजीब का चेहरा दरख्शां है। कभी दास्तानें उसने लिखी हुस्न उल्फत की। एक दास्तान गो, एक थिएटर आर्टिस्ट और एक टीचर, और मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी कहानियाँ अपने नन्हे नन्हे बच्चों तक ले जाऊँ ताकि वो भी कुछ इससे सीख पाएँ। देखिए, अब जब स्टोरी टेलिंग के उस्ताद हमारे बीच हैं तो मेरे कहने के लिए बचा ही क्या है। न सुनाने को किस्से, न कथा, न कहानी, और उनका इंट्रो भी अब क्या दूं। बस शाहीन अब्बास का एक शेर है कि दास्तां गो की निशानी कोई रखी है कि वो दास्तां गोई के दौरान कहाँ जाता है। जैसे हम आज इन्हें सुनते हुए इनकी दास्तान गोई में खोने वाले हैं, इनकी स्टोरी टेलिंग की इस आर्ट के बारे में सुनने वाले हैं कि आखिर ये है क्या, कि सुनने वाले को ना पानी पीने का होश होता है ना वक्त की चिंता। फिर शेर से तो हमें पता ही चला कि इसमें तो सुनाने वाला भी ना जाने कहाँ चला जाता है। तो इससे पहले कि ये कहीं जाएं, हम आज इन्हें अपने साथ ले आए हैं ये पता करने के लिए कि कहानी का कौन सा जादू बनाती है ये आर्ट, ये कला। आज कहने को कम और सुनने को बहुत ज़्यादा है। आज का एपिसोड बदकही का बतरस है दास्तान गोई पर, और बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु, प्रज्ञा, फौजिया और रितेश, आप सबका। इट्स एन ऑनर कि आप हमारे स्टूडियो में मेरे शो में हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत लंबे वक्त से इस पल का इंतज़ार था मुझे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो फौजिया, सबसे पहले हमारे जो दर्शक नहीं जानते कि दास्तान गोई क्या होती है, तो थोड़ा समझते हैं सबसे पहले कि ये कला है क्या दरअसल। तो दास्तान गोई नाम है उस फन का जिसमें दास्तानें बयान की जाती हैं। मैं अगर एक आम इंसान के लिए समझाना चाहूँ तो दास्तान यानी लंबी कहानी और गोई यानी कहना। तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर ये दास्तानें सुनाई जाती थीं जो कई कई दिन, महीने और साल चला करती थीं। दास्तान गोई की मिसाल अगर मैं समझाने के लिए कहूँ एक आम इंसान के लिए, तो तिलिस्म होशरुबा की हम बात कर सकते हैं, अलिफ लैला की हम बात कर सकते हैं, हातिम ताई की हम बात कर सकते हैं। वो कहानियाँ जिसमें कहानियों में से कहानियाँ निकलती हैं और वो सिलसिला काफ़ी लंबे अरसे तक चलता है। एक आम इंसान के समझाने के लिए, बाकी इस पर बहुत बात हो सकती है। और किस्सा गोई तो फिर वो अलग हो गया ना कि वो छोटा, हाँ, छोटा किस्सा, भाई 1 मिनट का किस्सा, 2 मिनट का किस्सा। लेकिन मैं अब इसमें भी हिमांशु इस पे और ज़्यादा बात करेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी आजकल बहुत बहस चल रही है कि किस्सा गोई क्या है और दास्तान गोई क्या है ना। मैक्सिमम कितनी लंबी दास्तान सुना सकते हैं आप लोग या सुनाते हैं? देखिए, हमारे जो सीनियर्स थे हमारे, वो दास्तानें ऐसे सुनाते थे कि जैसे जुमेरात को, थर्सडे को उन्होंने एक दास्तान रोकी। अब वो ये कहते थे कि इससे आगे क्या होगा हम अगली बार सुनाएंगे, है ना। जो दास्तान हम आज सुनाते हैं वो उर्दू की दास्तान गोई है जो दिल्ली में आई, और दिल्ली में बड़ी इसने धूम मचाई, बड़ा इसका शोहरा हुआ, बड़ा चर्चा हुआ। इतिहास से हम ये पाते हैं कि मुग़ल बादशाह ख़ास तौर पे अकबर, वो दास्तान गोई के बड़े शौकीन थे, और उन्होंने दास्तान गो तो थे ही उनके करीब, उसके साथ ही मुसव्विरी के ज़रिए उन्होंने जो दास्तान अमीर हमज़ा है उसे बहुत लेवल पर ज़ाहिर किया। उनके यहाँ जो मुसव्विर थे ख़ास तौर पे, और हमज़ा नामा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उस ज़माने का, वो रहा। दिल्ली में बहुत बड़े बड़े दास्तान गो हुए। फिर जैसे कि एक दौर ऐसा आया जब दिल्ली के तमाम फ़नकार और कलाकार, ये दिल्ली दरबार जब थोड़ा सा ज़वाल पे आया तो लखनऊ की तरफ जाने लगे। अच्छा। तो फिर दास्तान गोई का एक दूसरा दौर शुरू हुआ जो लखनऊ में शुरू हुआ, और लखनऊ में तमाम बड़े बड़े दास्तान गो हुए जिनमें मोहम्मद हुसैन जा, अहमद हुसैन क़मर, अम्बा प्रसाद रसा, तसद्दुक़ हुसैन, असगर अली, ये तमाम बड़े दास्तान गो हैं। जो दास्तान गोई की तजदीद का दौर है वो शुरू हुआ, रिवाइवल का, तो उस पर फिर अलग से बात करेंगे। और ये कितने साल बाद फिर रिवाइवल शुरू हुई, कितने साल ख़त्म थी मतलब? तो 1928 में मीर बाकर अली जो थे उनका इंतकाल हो गया, और 2005 में मॉडर्न दास्तान गोई जो है उसका रिवाइवल माना जाता है, जबकि पहला शो 2005 में हुआ। तो करीब लगभग 80 साल, इतने साल ये फ़न, इसके रेफरेंसेस तो मिलते थे। उर्दू शायरी में चूँकि दास्तान और दास्तान गो ये लफ्ज़ बहुत आते हैं, तो उस हवाले से जो शायरी पढ़ने वाले हैं या जिन्होंने जो रिवायती माहौल में पढ़े बड़े लोग हैं वही समझते थे कि हाँ दास्तान गो एक चीज़
होती थी। अच्छा, उसमें भी ये है कि घरों में तो दादियाँ नानियाँ बहुत किस्से सुनाती ही थी ये सब, लेकिन क्यों हम रिवाइवल मानते हैं? क्योंकि जो एक प्रोफेशन था दास्तान गोई, जो पेशेवर तौर पर दास्तानें सुनाई जाती थी, वो आर्ट ख़त्म हो चुकी थी और वो नहीं मिलती थी। वो एक तरीके से 2005 में एक कारवां शुरू हुआ और फिर वो बात शुरू हुई, तो वो रिवाइवल। चलिए 2005 पे आऊँगी, लेकिन जैसे मीर बाकर की आपने जिक्र किया कि वो थोड़ा अगर आप उन पर बताना चाहें, और दूसरा जैसे पेशेवर शब्द का इस्तेमाल किया हिमांशु ने, क्या पहले भी ये एक हमेशा से कमर्शियल आर्ट रही है? बिल्कुल। मीर बाकर अली जब दास्तान सुनाते थे तो वहाँ पे उस ज़माने में घर में ताक होती थी। ताक मतलब एक छोटी सी जगह, तो पैसे ऐसे नहीं दिए जाते थे, तो क्योंकि उनका मतलब उनका घर उसी से चलता था, तो वो लोग पैसे उन ताकों में रख के चले जाते थे और दास्तान के बाद वो ताकों से वो पैसे जमा करके जाते थे। और मीर बाकर अली की एक बड़ी मतलब उनकी ज़बरदस्त बात ये थी कि जैसे भाई हम दास्तान गोई में तो वो भूता नहीं है। जैसे अगर आप लोग बैठे हुए दास्तान सुन रहे हैं, मीर बाकर अली से भाई आज तो ज़रा रज़म की बात हो जाए सिर्फ, तो वो फिल बदी दास्तान कहते थे। फिल बदी यानी ऑन द स्पॉट, भाई हम तो स्क्रिप्ट याद करके दास्तान कहते हैं। हाँ, वो फिल बदी, और वो उस जैसे आपने आज फरमाइश कर दी भाई आज तो मीर बाकर ज़रा इस पे हो जाए, तो भाई वो अगले आधे घंटे तक वो वही परफॉर्म करेंगे। हाँ, और अचकन पहनते थे और अफ़ीम उनको बड़ी पसंद थी, तो पानी में घोल के अफ़ीम रखी जाती थी। और उनके बारे में ये कहा जाता है, जो खाका मैंने उनका पढ़ा, कि भाई वो अगर वो दास्तान सुना रहे हैं तो एक फ़िल्म चलती थी आपके दिमाग में। इतना ज़बरदस्त उनका वॉइस मॉड्यूलेशन था, जहाँ पर मतलब उनको कोई वॉइस ट्रेनिंग नहीं थी उस ज़माने में, कुछ नहीं था, लेकिन खुदादाद उनकी इतनी सलाहियत थी कि जो कैरेक्टर, जैसे अगर वो औरत बने हैं तो वो औरत ही लगेंगे। अगर वो कोई जंग का बयान कर रहे हैं तो वो आपको लगेगा अरे ये तो मतलब खुद ये वीर रस, ये जंग में लड़ रहे हैं, तो ये उनका बूता था। और ये भी कहा जाता है कि आखिरी दौर में उनको छालियाँ बेचनी पड़ी, मतलब जब दास्तान गोई उनके रहते रहते भी दम तोड़ रही थी, क्योंकि पारसी थिएटर आ चुका था, न्यूज़पेपर आ चुका था, जो भी चीज़ें आ गई थी, लोग अब उसकी तरफ से जाने लगे थे। और लेकिन ऐसे ऑफिशियली वो आखिर दास्तान गोई हैं, मगर जब आप पुरानी दिल्ली के लोगों से बात करें तो वो कहते थे कि भाई फिर घरों तक पहुंच गई, जैसे जामा मस्जिद सीढ़ियों पर ना होकर लोग घरों में अपनी महफिलें जमाने लगे, और लेकिन उनका कोई ऑन रिकॉर्ड नाम नहीं मिलते इस तरह से। और बहुत सारी और एक और चीज़ ऋचा जी, संगीत सब हाँ, कुछ, हाँ। कि मेरी पैदाइश पहाड़ी भोजला के थे, मेरी पैदाइश पहाड़ी भोजला की है। ये मैं एक उनका बड़ा अपने ऊपर आशीर्वाद मानती हूँ, मैं ये सोचती हूँ। तो अब हम ये अभी नई पीढ़ी की दास्तान गोई पर जाएं, उससे पहले एक बार बस 2005 से कैसे रिवाइवल 80 साल बाद लगभग कैसे हुआ? मतलब किसी ने कभी सोचा था कि दास्तान गोई वापस रिवाइव हो पाएगी? उर्दू के एक बहुत ज़बरदस्त शानदार नक़ाद हुए, उनका नाम था शमसुर रहमान फारूकी साहब। उनका ज़िंदगी भर का काम है दास्तान गोई पर, यानी दास्तान गोई के बारे में उन्होंने कई वॉल्यूम्स में एक बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी। किया कुछ, परफॉर्म नहीं किया शमसुर रहमान फारूकी साहब ने खुद नहीं किया। हाँ। उन्होंने, लेकिन जो काम उन्होंने कर दिया, हाँ। वो यानी हमें जो दास्तान गोई इस दौर में मिलती है, पुरानी दास्तान गोई के बारे में जो कुछ भी समझ है हमारी, वो रेफरेंस बुक है फारूकी साहब की किताब। तो उन्होंने तो खैर इस पे पूरी ज़िंदगी लगाई, और ये कहा जाता है कि वो उनके पास ये जो 46 वॉल्यूम जिनकी हमने बात की, ये फारूकी साहब के पास थे इलाहाबाद वाले घर पे उनके। तो ये तो रहा, जब उन्होंने रिसर्च कर ली तब यहाँ पर एक दूसरे किरदार आते हैं, महमूद फारूकी साहब जो उनके भतीजे हैं। फारूकी साहब ने, शमसुर रहमान फारूकी साहब ने उनसे कहा कि भाई ये तुम दास्तानें सुनाओ, तो उन्होंने खैर दास्तान सुनाना शुरू की। 2005 में पहला शो हुआ दिल्ली में, और वो शो अच्छा रहा। उसके बाद फिर और शोज़ हुए, फिर उसके बाद एक कारवां शुरू हुआ, तो उसमें कई लोग जुड़े, फौजिया आई उसमें 2006 से तो आप भी जुड़ी हुई हैं, और भारत की पहली महिला दास्तान गोई हैं। और दानिश हुसैन उसमें जुड़े। दानिश हुसैन का बहुत बड़ा अहम उन्होंने किरदार अदा किया दास्तान गोई को रिवाइव करने में, और दानिश हुसैन जुड़े। दानिश हुसैन मेरे उस्ताद रहे, दानिश हुसैन। फिर दानिश हुसैन के साथ मेरा पहला शो दानिश हुसैन के साथ मैंने परफॉर्म किया। मैं बैठी हूँ 2005 में, इतनी छोटी फ़ोटो भी है मेरा उनके साथ। तो वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ। तो आप थोड़ा बताइए ना, 2005-06 में अब 80 साल बाद अचानक एक आर्ट
एक स्टोरी टेलिंग की आई है सामने, लोग कितना, और चलो समझ लो कि दिल्ली मुंबई या जैसे इस तरह के कोई शहर है वहाँ थोड़ा एक्सेप्टेंस ज़्यादा भी हो सकती है, बट क्या कैसे देख रहे थे, लोगों का नज़रिया क्या था इसके लिए? मज़े की बात ये थी कि उस ज़माने में, जैसे अभी हम हिमांशु भी कंटेम्प्रेरी काम कर रहे हैं, मैं भी कंटेम्प्रेरी काम कर रही हूँ, उस ज़माने हम सिर्फ तिलिस्म में होशरुबा की दास्तानें सुना रहे थे, अच्छा, जो कि प्योर उर्दू में है, जिसको लेकिन उससे पहले हम कहानियाँ बताए कि देखिए कहानी ये है, आप कहानी का सिरा पकड़ के रखिए, फिर हम परफॉर्म। तो मैं समझती हूँ वो जो ऑडियंस थी वो बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं थी, जैसे आज हम फेस्टिवल में परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं वो नहीं थी। हम बहुत छोटी छोटी जगहों पर एग्जैक्टली बहुत छोटी छोटी जगहों पर IICA में बहुत से बहुत परफॉर्म कर लिया, या हैबिटेट में जहाँ पर लिटरेरी ऑडियंस आती है, तो वहाँ तक हमारी बस पहुँचती, और हम सिर्फ तिलिस्म में होशरुबा सुना रहे थे, क्लास तक थे, मासेस तक नहीं पहुंचे थे। हाँ। तो फिर उसमें और भी दास्तानें आई आगे, और लोग जुड़े उसमें। हाँ। तो उसमें हम भी जुड़े बहुत बाद में। हमसे पहले बहुत जो हमें दास्तान गोई में जो शख्स लाया उसकी बात ज़रूर है, अंकित, हमारा दोस्त, हमारा यार अंकित चड्ढा। तो हमें तो अंकित ले आया दास्तान गोई में। अंकित ही इन सारे लोगों के पास, दानिश साहब, महमूद सर, इन सब के पास हमारे पहुंचने की वजह तो अंकित थे, और दास्तान गोई में आने की वजह भी वही थे। फिर हमारे कॉलीग भी दारिन शाहिदी, बिल्कुल दारिन साहब भी उसमें, बहुत सारे लोग हैं इसमें, पूनम है उसमें, तमाम लोग हैं। तो इस तरह से वो चीज़ शुरू हुई, और अब कई साल हो गए, तो और अब मतलब काफ़ी पॉपुलर हो गया है, उसमें मैं आऊँगी, लेकिन अब थोड़ा आप लोगों की इंडिविजुअल, जैसे आपने कहा कि आपने कहा जैसे 2006 में जुड़ी, कैसे क्या इस आर्ट में, भाई उस समय जब होता है हम लोग ये सोचते हैं ना, भाई करियर है, पैसा है, क्या कैसे कमाएंगे, क्या है, तो आप चारों का मैं अपना इंडिविजुअल स्टोरी दास्तान सुनना चाहती हूँ कि आप कैसे जुड़े इस आर्ट से। देखिए मैं पुरानी दिल्ली से हूँ ऋचा जी, और हमारी अम्मा नानी, मैं ये कहानियाँ सुन के बड़ी हुई हूँ। मतलब मेरे लिए जब मैं 12th में थी, मेरे 12वीं की किताब में, क्योंकि मैं 12 साल उर्दू मीडियम से पढ़ी हूँ, मीर बाकर अली का स्केच हमने पढ़ा था, खाका, ठीक है। दास्तान गोई से मैं वाकिफ़ थी, तो मैं कहानियाँ ऐसे लोगों को सुनाती थी, मतलब नॉट परफॉर्म। मतलब मेरे दोस्त कहते थे, आलम पना एक सीरियल आया था उस ज़माने में, तो आलम पना एक नॉवल भी था, तो मेरी सहेलियाँ कहती थी कि फौजा तुम ना ये हमें यार पढ़ के सुनाओ ज़रा, है ना। तो मैं उन्हें पढ़ के, लेकिन तब तक मुझे नहीं पता था कि ये सफ़र या मैं आगे जाके कोई स्टोरी टेलर बनने वाली हूँ। शौक़ बहुत था ऋचा जी हमें स्टेज पर जाने का, लेकिन हम सरकारी स्कूल में थे, तो हमें इतने मौके नहीं मिलते थे ज़िंदगी में। और फिर प्रभात कुमार ने हमसे कहा कि भाई तुम दास्तान गोई शुरू करो, तो हमारे एक जानकार ने मुझे दानिश हुसैन से मिलवाया, और मैं दानिश हुसैन के साथ जुड़ी, और मैंने बस आके उनसे कहा, मैंने कहा मुझे दास्तान गोई करनी है, तो वो हंसने लगे ज़ोर से, कहने लगे तुमने कभी दास्तान गोई देखी है? मैंने कहा बिल्कुल, मैं जानती हूँ दास्तान गोई के बारे में, मैं मीर बाकर अली के बारे में जानती हूँ। कहने लगे लेकिन अल्लाह की बंदी कभी देखी है परफॉर्म होते हुए? तो उन्होंने फिर मुझे दयाल सिंह कॉलेज बुलाया, और दयाल सिंह कॉलेज में मैंने उनका वो पहला शो देखा, और मैंने कहा भाई यही है ज़िंदगी का हासिल। अब वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ, चाहे पैसे मिले ना मिले। नहीं, मैं नौकरी कर रही थी उस वक्त। अच्छा। हाँ, मैं लेक्चरर थी, पढ़ा रही थी, और मुझे बस ये था, और मैं शाम को अपनी नौकरी के बाद दानिश हुसैन के साथ जाती थी, वो मुझे रात को ड्रॉप करते थे, 11:30 बजे मैं घर पहुँचती थी, तो वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। और एक और चीज़, मैं दास्तान गोई आजकल जो मैं कहना चाहूँगी, आजकल लोग हर कहते हैं अरे हम दास्तान गोई, दास्तान गोई रियाज है। ये जैसे आपकी क्लासिकल म्यूज़िक होता है ना, उसमें आपको रियाजत करनी पड़ती है। ये दास्तान को आप ऐसे नहीं बन सकते, इसमें सालों की अनथक मेहनत, रियाजत वो जाएगा तब आप दास्तान को बनते हैं। जैसे हिमांशु ने वो रियाजत करी है, दानिश हुसैन ने वो रियाजत की है, अंकित ने वो रियाजत की थी, या तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। तो मैं अभी भी मुझे नहीं लगता मैं दास्तान को बनी हूँ, मेरा सफ़र जारी है। क्या बात है, अरे देश की पहली महिला का आपने खिताब हासिल किया हुआ है वो। लेकिन आपको पता है मज़े की बात, जब मैं दास्तान गोई मैंने शुरू करी थी, तब मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि मतलब ऐसे रेफरेंसेस नहीं मिलते थे। मुझे लोगों ने टोका तुम दास्तान गोई कैसे कर सकती हो, हम क्यों नहीं कर सकते भाई दास्तान गोई, महिला वाले एंगल पे। बट रितेश आप कैसे जुड़े इससे, क्योंकि आप तो शायद थिएटर और ये सब भी करते रहे। मतलब मैं स्कूल टाइम से ही थिएटर कर रहा हूँ, एटलीस्ट 10 साल हो गए हैं मुझे थिएटर करते हुए भी, और मैं एक ग्रुप के साथ काम भी करता हूँ दिल्ली में। लेकिन दास्तान गोई से मेरा पहला इंट्रोडक्शन आई गेस अंकित चड्ढा, जो मेरे स्कूल कॉलेज सीनियर थे हिंदू के ही, और इब्तिदा जो मेरी ड्रामा सोसाइटी थी उसके सीनियर थे। तो जब उनके साथ हादसा हुआ तब मुझे दास्तान गोई के बारे में पता चला पहली बार। और उसके बाद जब मैं रेख्ता में काम कर रहा था तो फौजिया जी से मुलाकात हुई 2020 में, तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी पहली बार। उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हारा भाई नुक्ता भी ठीक है और सब तुम्हारा तलफ़ुज़ अच्छा है, तो तुम करो मतलब दास्तान गोई। तो तब उन्होंने मुझे रूबरू कराया इस
कला से, और उनके साथ काम करते करते आज 4 साल हो गए हैं तकरीबन, अरे वाह, और अभी तक उन्हीं के साथ मज़ा आ जुड़ा रहा हूँ। है। बिल्कुल, बहुत मतलब थिएटर और दास्तान गोई कैसे डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है दोनों में ना, वो मुझे बहुत अच्छे से समझ भी आया है। क्योंकि थिएटर में तो आपके पास पूरा एक स्टेज है, आपके पास बहुत और चीज़ें हैं और बहुत साधन है ऑडियंस को रिझाने के लिए, लेकिन दास्तान गोई में आपके पास सिर्फ आप हैं, आपकी कहानी है, आपकी आवाज़ है और आपके एक्सप्रेशंस हैं, बस उसी पे आपको चलना है, और वो कैसे कंट्रोल करना है वो मैंने सीखा इसमें। प्रज्ञा। जी, तो मेरा कोई थिएटर का बैकग्राउंड नहीं रहा, बिल्कुल प्योर एकेडमिक्स माहौल घर में भी था और मेरा खुद का भी ऐसा ही था। फादर मेरे साइंटिस्ट हैं, मदर साइकोलॉजिस्ट हैं। ओह माय गॉड। बस सबको घर में पढ़ने का बहुत शौक था, ख़ास तौर से मेरी माँ को। तो किताबें पढ़ना शुरू से अच्छा लगता था। फिर हिमांशु से पुरानी दोस्ती है, तो हिमांशु ने जब दास्तान गोई शुरू की तो उसके थोड़े टाइम बाद जब अंकित नहीं रहे ख़ास तौर पे, तो रिसर्च में जो हिमांशु की मैं मदद कर सकती थी वो करती थी, कि कोई स्क्रिप्ट ये नहीं तैयार कर रहे हैं, वहाँ तक का हाँ, ही। मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है तो उनकी थोड़ी अच्छी है, तो मैं अंग्रेजी में जो अंग्रेज़ी किताबें होती थी वो मैं पढ़ रही थी और फिर इनको बताती थी कि ऐसे है। फिर मैंने पीएचडी की इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स की एक सब फील्ड होती है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, तो उसमें मैंने ग्राउंड वाटर पे काम किया। पानी पे काम करते करते बहुत चीज़ें पता चली कि इस देश में क्या क्या गड़बड़ है, पानी पे कितने फंडिंग आ रही है लेकिन पानी साफ़ नहीं किया जा रहा है, ख़ास तौर से गंगा के। गंगा पे आप सब लोग जानते हैं कि गंगा की क्या हालत है। ठीक है, मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई, मेरा वाइवा भी नहीं हुआ था, उससे पहले मेरी जॉब लग गई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में। तो वहाँ पे काम करने में मुझे पहला जो केस अलॉट होता है आपको, तो वो MC मेहता वर्सेस इंडिया हुआ, जिसमें कि गंगा के ऊपर जो सबसे बड़ा केस जो चल ही रहा है पिछले कई सालों से वो है वो। उसमें इतनी डिटेल्स मुझे मिली कि ये हो क्या रहा है और कैसे इसको सही किया जाए, इंडिविजुअल लेवल पे मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी जो थीसिस थी वो पब्लिश हो गई, वो कितने लोगों ने पढ़ी होगी, मेरे जहन में ये बात आती थी कितने लोगों तक गई। वो ये एकेडमिक्स फील्ड में जो लोग हैं बस उन्होंने पढ़ लिए, जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए वो भी चंद लोगों ने पढ़ लिए, बात ख़त्म हो गई। नौकरी में जो चीज़ें पता चल रही थी वो एनजीटी ऑर्डर आता था, उसमें मैंने जो चीज़ें लिखी वो आ गई, ठीक है, वो भी चंद लोगों तक ही गया। ये चीज़ दिमाग में चल रही थी कि कैसे जो ये इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं इनको आसान ज़बान में लोगों तक पहुंचाया जाए। तो अब आप लोग सारे दास्तान अब हम लोग साथ परफॉर्म में करते हैं। झांसी की रानी मेरी पहली दास्तान थी। कितने साल हो गए? 2021 में मैंने पहला शो किया। आपको भी लगभग 4 साल। 20 से मतलब कोशिशें ये सब तैयारी करनी ये सब शुरू कर दी थी। तो अब थोड़ा सा टेक्निकल बात करते हैं कि सारे दास्तान को हमेशा वो अब हम जितना भी देख रहे हैं सिंगल नहीं देख रहे, डबल का कॉन्सेप्ट नया है या सिंगल, मतलब कभी पहले सिंगल एक अकेला होता था, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन सफ़ेद कपड़ों में ही क्यों होते हैं ऐसे, उनको ऐसे फरिश्ते की तरह बैठ के कहानी सुनाते हैं देवदूत। देखिए, इसकी एक वजह तो ये है कि जब दास्तान गोई रिवाइव हुई तब ये तय किया गया कि दास्तान गो इस तरह की पोशाक में नजर आएंगे। पुराना का कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट है कि पहले भी की जो किताब है उसमें महेश्वर दयाल की किताब है, उसमें आप देखिए दास्तान को बैठे हुए हैं और उसमें अंगरखा पहन रखा है, अचकन है बाकायदा और पूरा सामान है, कटोरा रखा है आगे और वो सब है। तो अगर आप उसी को रेफरेंस बिल्कुल मौजूद है, हाँ, तो आप उसको देख के वो स्टेज डिजाइन मतलब आप आराम से कर सकते हैं। मतलब जो ये कहते हैं कि पर्शियन स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग था फारसी में, ये तो पोशाक में पर्शियन इसलिए नहीं, ये जो अंगरखा है ये और ये दुपल्ली है लखनऊ की, तो हम तो ये यूँ भी कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे शहर की चीज़ है। तो वो एक हमारे साथी हैं वो कहते हैं हिमांशु तुम तो जब पहनते हो चूँकि तुम राजा बाजार के हो तो फिर तुम्हारे तो वो जिस्म का हिस्सा लगता है, तो हमने कहा हम चाहते भी ऐसे ही हैं। तो ये लखनऊ का शायद इसलिए भी अंगरखा और दुपल्ली ये बात तो है कि लखनऊ की चीज़ है वो, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट ये है कि वो एक ऐसे दौर की चीज़ है जब लिबास, वो जो अंगरखा और दुपल्ली है वो लखनऊ में हर खासवान
का लिबास वही था। यानी उसमें कोई रिलीजन की तफरीक नहीं थी। ख़ास तौर पे जो बात है उसमें कि अगर आप देखें पुरानी तस्वीरें लखनऊ की, तो बिरजू महाराज भी आपको उसी अंगरखे और दुपल्ली में नज़र आएंगे, और उसी अंगरखे और दुपल्ली में आपको गंगा प्रसाद वर्मा भी नज़र आएंगे, और उसी अंगरखे और दुपल्ली में आपको मीर अनीस भी नज़र आएंगे, और उसी में आपको आतिश भी नज़र आएंगे। तो ये जो ये लिबास एक तरीके से एक स्टेटमेंट था उस हिंदुस्तान का कि जिसमें एक तरह की मिलीजुली तहजीब थी। और चूँकि दास्तान में हम चूँकि एक कहानी सुना रहे हैं जो पुरानी कहानी, पुराने दौर की कहानी, और जिसमें वैल्यूज़ क्या हैं, जो पैगाम हम दे रहे हैं वो मिला जुला एक पैगाम ऐसा है जिसमें एक कौमी यकजहती की बात है। तो वो लिबास हमारा जो दास्तान गोई से हम जिन कदरों को फैला रहे हैं उनके साथ मैच होता है, और इसलिए वो और अभी जो आप लोग पहन रहे हो उसकी रेफरेंस हिस्ट्री में भी है, हो सकता है लखनऊ ने दी हो ये वाली। जैसे जब हुमैन दास्तान की बात आई ऋचा जी, तो हुमैन दास्तान को ये लिबास नहीं मिलता है ना, तो मुझे लगा भाई ये तो बड़े अच्छे अचकन पहनते हैं ये लोग हाँ, और तो अब मुझे क्या पहनना चाहिए भाई। हमने कहा हम तो गरारा पहनेंगे। हमने ली वाइट, वो एकदम वाइट हमने चिकन ली और हमने उसका गरारा सिलवा लिया, क्योंकि हमको भी तो ट्रेडिशनल दिखना है। अब हम प्लाजो पहन के चले जाएं स्टेज के ऊपर, लंबी कुछ, तो भाई ये तो मॉडर्न चीज़ है। तो मैं थोड़ी सी कंपटीशन में आ गई बेसिकली इनसे। मैं कहा भाई इनके बड़े अच्छे कॉस्ट्यूम हैं, मतलब मुझसे कहा अरे तुम भी अंगरखा पहन लो, है ना, क्योंकि अंगरखा का नहीं भाई हम क्योंकि हमारी नानी परनानी को हमने शायरी तो ऐसी चीज़ है कुदरती तौर पे करती ही होंगी। इसका ये मतलब है कि एक ज़माना ऐसा रहा जब महिलाओं की शायरी को उस तरह से आगे नहीं आने दिया गया उजाले में, कि जिस पे एक बात हो कि ये और ऐसे। तो आप ये देखिए कि कहानी की जो आर्ट है वो नेचुरली किस चीज़ से जुड़ी हुई है। नानी की कहानियाँ, दादी नानी की कहानियाँ, दादी नानी ही वो हैं जिन्होंने कहानियों को एक तरीके से महफूज रखा है। दादा की कहानी नाना की कभी नहीं। फिर भी जब आर्ट फॉर्म की बात आती है तो हमें नहीं मिलता, कि हमें महिलाओं का नाम नहीं मिलता, हमें उस ज़माने के तमाम पुरुषों का नाम मिलता है। मैं 20-25 नाम एक सांस में गिना सकता हूँ जो सारे पुरुष हैं, महिलाओं का नाम नहीं मिलता। तो ऐसा थोड़ी है कि महिलाएं कहानियाँ नहीं सुनाती होंगी या कहानियाँ उन्हें अच्छी नहीं लगती होंगी, उन्होंने कोई काम नहीं किया होगा। इस बात से थोड़ा हटते हुए लेकिन इसी बात से जोड़ते हुए एक बात है, मीर अनीस का बहुत ही मशहूर वाक़या है कि उन्हें अपना एक मिसरा जो है वो घर की औरतों से मिला कि या रब रसूल पाक की खेती हरी रहे, संदल से मांग बच्चों से गोदी भरी रहे। तो कहना हमें ये है कि अब ये जो दौर है ये वैसा हमवार दौर है कि जिसमें ये सारी चीज़ें जो आप जिनका जिक्र कर रही हैं कि ख़वातीन दास्तान सुना रही हैं, और ये फौजियाँ हैं, तो मतलब कितने लोगों को इन्होंने इंस्पायर किया है दास्तान गोई में आने के लिए। या प्रज्ञा हैं लखनऊ में, मैं जानता हूँ जब ये सुनाती हैं दास्तान तो किस तरह से लोग ख़ासतौर पर लड़कियाँ देखते हैं। और जो झांसी की रानी की दास्तान चूँकि हमने बहुत बार की है, मिशन शक्ति लॉन्च हुआ था इस दास्तान के ज़रिए, तो उसके फीडबैक्स हैं हमारे पास ख़ासतौर पर महिलाओं के और लड़कियों के। तो वो बहुत बड़ा काम है जो ये हो रहा है। और वो जो ये गैर मुस्लिम वाली जो बात है इस पर तो फिर अलग से बहुत सारी बात। बट एक बात बताइए ना, जैसे उर्दू घर में आम बोलचाल की भाषा में तो उर्दू नहीं, तो आप लोगों को भाषा पर क्या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, स्पेशली आप तीनों को? हम थे राजा बाजार के, तो उसमें बोलने की ज़बान पे तो मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ी कि पुराने लखनऊ में जैसी पुरानी दिल्ली है वैसा पुराना लखनऊ है, तो उसमें ज़बान उसी तरह की है, हम बोलते भी वैसे ही थे। लेकिन ये ज़बान को सीखना एक बात है जो कि हमें ज़बान उस तरह से स्क्रिप्ट में नहीं मिली जैसे फौजिया को मिली होगी। हाँ, घर में अपने आसपास, तो वो अलग से काम है स्क्रिप्ट को सीखना। तो वो हमेशा इस बात को कहते हैं हमारे जैसे लोग जिन्होंने बहुत बाद में स्क्रिप्ट सीखने की तरफ जो मुतवज्जे हुए, उनके साथ मुश्किल क्या है, उर्दू की स्क्रिप्ट अगर आप बहुत प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसकी, जब आप बाद में सीख रहे हैं तो आप भूल जाएंगे। रियाज की भी बात कर रहे हैं। तो नहीं, या तो आपने बचपन में जैसे फौजिया ने सीखी होगी ऐसे सीख ली हो, तो बचपन में जो सीखते हैं वो आपके एकदम घुटनी में पड़ जाती है। इतनी मेहनत का काम है। देखिए मेरे साथ भी ये तजुर्बा बहुत अलग रहा कि वो मेरे साथ भी दिक्कत थी गैन काफ की जो होता है आमतौर पे। तो मुझे जब सीखना था ये, तो मैंने काफ़ी लोगों से बात की, शायरों से बात की, जब मैं और मेरे ऑफिस में काफ़ी लोग थे, तो उन्होंने कहा तुम पढ़ो पहले, क्योंकि मुझे उर्दू स्क्रिप्ट तो आती नहीं है, तो देवनागरी ही पढ़ता हूँ, लेकिन उसमें कहाँ नुक्ता है और सही पढ़ो और उसको पढ़ते रहो। तो मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मुझे कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कब वो ठीक हो गया
वो विद टाइम अपने आप हो गया कि वो गैन काफ वो ठीक निकल रहा है अब। फौजिया जी से डांट कितनी पड़ी है ये बताओ। अभी भी कई बार हो जाता है कि रिहर्सल्स में कई बार कि अरे तुम यहाँ क्यों लगा रहे हो नुक्ता में। हाँ ये दवा, लेकिन एक और चीज़ है कि मैं हमेशा से ये कहती हूँ भाई मेरी पीएचडी नहीं है उर्दू में, है ना, तो काफ़ी बार जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मैं भी अपने बड़ों से पूछती हूँ कि इसका तलफ़्फ़ुज़ ज़रा बताइए, इसका तलफ़्फ़ुज़ ज़रा बताइए। तो इसलिए मैं कहती हूँ ये लगातार सीखने वाली बात है। मतलब मैं ऐसा नहीं कि हम कोई मतलब परफेक्ट नहीं हो गए। अच्छा, आप कुछ थोड़ी मज़ेदार बातें की जाए। स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस और इतनी लंबी कहानी, तब बात ही शुरू हुई थी यहाँ से कि बहुत लंबी चलने वाली है, आपके पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, क्या है मतलब रेफरेंस के लिए कागज़ है, आईपैड है कि आजकल कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है। क्या होता है, कभी ऐसा हुआ कि भूल गए और कहानी कहीं की कहीं चली गई? कुछ मज़ेदार इंसिडेंट शेयर कीजिए। ये तो मेरा इस पे ये कहना है कि भूल जाना तो कोई बात नहीं है, भूल तो आप सकते हैं, भूल जाइए आप, कोई मुश्किल नहीं है, बस सामईन को नहीं पता चलना चाहिए कि आप हुनर ये है। हमारे उस्ताद ने एक बात बहुत अच्छी दानिश सर ने मुझे सिखाई थी, उन्होंने कहा कि भाई कहानी तुम्हें मालूम है ना, तो सामने वाले को तो नहीं मालूम। हाँ तुम भूली हो ये तुम्हें मालूम है, ये उनको नहीं पता। अगर आप ब्लैंक हो गए स्टेज पे भाई पता चल जाएगा कि अच्छा ओके अब भूल गए, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे पिक कर लिया फौरन, या आपका पार्टनर इतना स्मार्ट है अगर ये भूले तो मैंने पिक कर लिया उसको, ये मतलब वहाँ पे ये भी हुनर है। हाँ वहाँ पे रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि जैसे कुछ मिस हो गया तो आपका पार्टनर से हम लोग अलर्ट रहते हैं हमेशा। ऐसा नहीं कि अगर अरे आप तो इनकी लाइन है मैं आराम से गाँव तक के टेक लगा के बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर इनकी लाइन है तो मुझे इतना ही अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर कुछ हो गया तो मुझे एकदम से उठाना है ना, या अगर मुझसे कुछ मिस हो गया तो इनको एकदम से उठाना है। तो ये उनको नहीं पता चलता, फिर हम बाद में कहते हैं अच्छा ये वो कनखियों से देखते रहना ना कि वो समझ आ जाता है, वो एक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है मुझे लगता है। दूसरा दास्तान एज एन आर्ट फॉर्म ये बड़ी फ्लेक्सिबल है इस मायने में कि आपको ये सहूलत है, आप भूल गए आप दास्तान रोक सकते हैं, कुछ किस्सा सुना सकते हैं और वापस से आपको इतनी देर में याद आ जाएगा, आप शुरू कर दीजिए। एक टाइम पे कितनी दास्तान आप लोगों को इस समय कुछ याद होंगी, मतलब एकदम बाय हार्ट? जो मतलब आजकल कर रहे हैं वो तो याद ही हैं, 10 तो होंगी, 10 तो होंगी। हाँ और ये एक घंटे 1.5 घंटे? एक घंटे एक घंटा। अच्छा आगे बढ़े, ये बात मुझे बड़ी वो हो रही है क्योंकि झांसी की हो ना तो बेचैनी हो रही है। एक लाइन कुछ लक्ष्मीबाई में से सुन ले कुछ। मैं वो ओपनिंग उसकी, तो बारात में दूल्हा चमन में गुल, फूल में खुशबू, जिस्म में नूर, दिल में सुरूर, सीपी में मोती और नाव में लंगर की जो शान होती है वही शान हिंदुस्तान की शक्ति स्वरूपा स्त्रियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है, कि जिनके शौर्य का किस्सा जब भी छिड़ता है तो मन में तारीख का एक दौर जिंदा हो जाता है। तो ये एक उसकी ओपनिंग है। इन्होंने लक्ष्मीबाई की ओपनिंग सुनाई, आप एंडिंग सुना। हाँ तो जब रावण और राम का आमना सामना होता है तो मेहदी नज़मी कहते हैं कि बातिल का शहरयार हूँ जुल्मत का ताजदार, 10 सर हैं 20 हाथ हैं देखो मेरा वकार, मेरा मिजाज बर्क है मेरा वजूद आग, जब खींचता हूँ सांस तो फुंकारते हैं नाग, इस शम्मे हक की लौ को जहाँ में बुझा न दूं, रावण नहीं जो राम की हस्ती मिटा न दूं। रावण नहीं जो राम की हस्ती मिटा न दूं। अब राम इस पे क्या जवाब देते हैं कि मैं हक का शहरयार सदाकत का ताजदार, इंसाफ मेरा काम शराफत मेरा शियार, बस्ती में रंगो नूर की खुशबू का बाग हूँ, रोशन है जिससे सारा जहां वो चराग हूँ दुश्मने गुनाह अदुए सितम हूँ मैं, लेकिन वफा के बाग में अबरे करम हूँ मैं, रावण की शम्मे जीस्त की लौ को बुझा न दूं, कहना न मुझको राम जो बातिल मिटा न दूं। उफ, कभी कभी कुछ शोज होते हैं जहाँ आपको एंकरिंग करने का मन नहीं करता, मन करता है बस बैठो और इन लोगों को सुनते रहो। अद्भुत। और आप लोगों ने अयोध्या में ये परफॉर्म किया? अयोध्या में परफॉर्म किया हमने। क्या कहा लोगों ने, दर्शकों की क्या और राय रही? मैडम मैं रो पड़ी आखिर में जब मैं उतरी स्टेज से, तो एक वो आई थी एक औरत और उन्होंने ऐसे मेरे हाथ पकड़े, ऐसे बिल्कुल लिटरली ऐसे थामे करी हैं जैसे प्रभु राम के दर्शन आपने कराए वैसे, और मैं लिटरली रो पड़ी। मैं शो से पहले मैं घबरा गया, मैं सामने सब ब्राह्मण लोग बैठे हैं सब उसमें सैफरन कपड़ों में, और मैंने कहा इनको समझ आएगा नहीं, मैं देख रहा हूँ फौजी जी को, पर जो वाहवाही वो एंजॉय कर रहे थे वो, मतलब क्योंकि भाषा उस तरह की लिखी गई है कि वो पकड़ लेते हैं कि चाहे वो उर्दू नहीं भी समझ आती हो ना, तो ये मैं पूछना चाह रही थी कि मुझे भी उतनी उर्दू नहीं आती, लेकिन फिर क्या दर्शक देखिए 80% मेजॉरिटी तो मैं हमेशा कहती हूँ दास्तान से पहले कि हम यहाँ एक तो उर्दू की क्लास करने नहीं आए, आपको वर्ड टू वर्ड समझना जरूरी नहीं है ना।
मेरे साथ भी होता है कभी कभी इंस्टाग्राम पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी अच्छी शेरो शायरी कुछ करेंगे, मैं उनका पूरा सुनूंगी, फिर वो 4 वर्ड जो होंगे उनको नोट करूंगी, फिर गूगल से उनके शब्द देख समझने की कोशिश करती हूँ कि भाई अच्छा इसका मतलब ये था, फिर उस वापस जाके उस वीडियो को एक बार फिर देखती हूँ। तो एक कहते थे कि लफ्ज मुश्किल या आसान नहीं होते, लफ्ज या तो समझ में आते हैं या नहीं आते। क्या होता तो जो आपको जिसका अर्थ आपको पता है वो आपके लिए आसान है, जिसका अर्थ नहीं पता आपको वो कठिन है। तो ये जो आसान और कठिन का पैमाना है ये हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। मुझे कॉपीराइट वाले इशू पे आज के उसमें जाना है, लेकिन हिस्ट्री का एक छोटा सा पहलू पूछना चाह रही थी, जो भी जवाब देना चाहें, कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट में, स्वतंत्रता संग्राम में कहीं दास्तान गोई या दास्तान गो का कहीं कोई जिक्र है कि उनका कंट्रीब्यूशन था इसमें? एक रेफरेंस तो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बहुत साफ भी है अभी, कि पेशावर में एक मैसेकर हुआ, एक हत्याकांड हुआ अंग्रेज़ों के ज़माने में। जैसे ये जलियांवाला हत्याकांड है वैसे पेशावर में हुआ, जिसमें बहुत अहम किरदार हैं चंद्र सिंह गढ़वाली, जिन्होंने गोलियां चलाने से मना कर दिया था। तो वो हत्याकांड जो हुआ वो किस्सा खानी बाज़ार में हुआ, जो कि बुनियादी तौर पर दास्तान गोयों की बस्ती थी पेशावर में, आज भी है किस्सा खानी बाज़ार, वहीं पर वो हत्याकांड हुआ, और जिसमें ये माना गया कि बहुत सारे किस्सा गोयों ने, बहुत सारे दास्तान गोयों ने अपनी जान गंवाई। और ये भी माना गया कि वो दौर ऐसा था आज़ादी के आंदोलन का जिसमें आमतौर पर हम ये मानते हैं कि पेशावर और आसपास बड़े जो पठान थे वो तो बड़े उस तरह से हिंसक माने जाते हैं, लेकिन चूंकि एक तो वो बात थी कि गांधी जी बिल्कुल आ चुके थे और वो एक उनका संदेश था, तो वो जो हत्याकांड हुआ और उसमें जिस तरह से जो लोग किस्सा खानी बाज़ार में मारे गए, वहाँ से एक बात हमें वो रेफरेंस ज़रूर मिलता है कि बहुत सारे दास्तान गो उनमें शामिल थे कि जो कहानियाँ सुनाया करते थे उन मजालिम की कि जो अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों पर ढाते थे। तो एक ये वाक़या ज़रूर मिलता है। और ये किस्सा खानी बाज़ार बहुत इंपॉर्टेंट जगह इसलिए भी है कि ऐसा माना जाता है कि दिलीप कुमार साहब और शाहरुख खान दोनों के जो पुरखे थे वो उसी जगह के आसपास के हैं। तो ये एक तो पाकिस्तान में भी होती है दास्तान गोई? वहाँ पर पाकिस्तान में होती है। अभी जब रिवाइवल हुआ तो वहाँ बहुत सारे लोग दास्तान करते हैं। और मतलब वहाँ पर भी रिवाइवल ही हुआ या मतलब वहाँ चल रहा था? नहीं चल नहीं रहा था वो तो यहाँ के बाद, मतलब यहाँ जब धूम मची दास्तान की उसके बाद फिर वहाँ शुरू हुआ, लेकिन वहाँ अभी हो रहा है। और बहुत सारे लोग, जिसे नापा है वहाँ नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा अच्छा भी कर रहे हैं। तो वहाँ भी तो अब लास्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम एक और चीज़ सॉरी मैं ऐड करना, गुजराती में दास्तान गोई हो रही है। अच्छा, 2 लोग हैं जी, 2 लोग हैं जो गुजराती जबान में दास्तान गोई कर रहे हैं। मराठी में भी हो रही है, अक्षय शिल्पी हैं। लेकिन फिर वो दास्तान गोई कहाँ रह गई? फिर तो वो कहानी कुछ भी हो गई, मतलब दास्तान गोई तो उर्दू को ही नहीं कहेंगे। ये वैसे तो बात हो सकती है, लेकिन हमें लगता है कि जब इनोवेशन होता है किसी चीज़ में तो उसके तमाम रूप हमें नजर आते हैं। जैसे गज़ल है, गज़ल ओरिजिनली तो क्या पर्शियन में गज़ल थी, तो पर्शियन से फिर आई उर्दू में ना। दास्तान भी अच्छा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो रह गई, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये तो क्या है, ये जब हम ये कहते हैं पर्शियन में इसकी जड़ें थी तो लोग कहते हैं ये पर्शियन नहीं, ये तो हिंदुस्तान। देखिए एक चीज़ ये है कि हिंदुस्तान की जो कथा परंपरा है वो बहुत पुरानी है, शायद सबसे पुरानी है। यानी जो वृहद कथा थी गुणाढ़ ढकी, जिससे कथासरित सागर आया, और कथासरित सागर की जो कहानियाँ हैं वो जिस तरह से फैली दुनिया भर में, यानी अलिफ लैला की जो कहानियाँ हैं और कथासरित सागर की जो कहानियाँ बहुत सारी मिलती जुलती हैं और प्लॉट कई एक है, और जो ये फॉर्मेट है कहानी से कहानी निकलने वाला ये जैसा है। चंद्रकांता बिल्कुल। लेकिन दास्तान गोई को जो हम कहते हैं कि पर्शियन एक रंग है और पर्शियन से फिर उर्दू में आई, वो इस वजह से कहते हैं कि अमीर हमजा की कहानी पर्शियन में सुनाई जा रही थी, एक वजह। दूसरी वजह यह है कि जो अंदाज है उर्दू की जो रिवायती दास्तान गोई उर्दू की, अभी तो हम मॉडर्न दास्तान गोई कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। पुरानी दास्तान गोई उर्दू में जिस तरह से सुनाई जाती थी उसके जो एलिमेंट्स थे वो पर्शियन दास्तान गोई से ही आए थे। यानी उसमें जिस तरह से उर्दू दास्तान में सरापा बयान किया जाता है, वो पर्शियन में जिस तरह का सरापा है वो एक जैसा है। जो माहौल है उर्दू दास्तान गोई में, लफ्ज़ों की जो बुलंदी है, जो आहंग है, घनगरज जो है, वो पर्शियन से आई। तो इस तरह से तमाम चीज़ें जो हैं उसमें उर्दू दास्तान गोई ने एक तरीक़े से तकलीद की पर्शियन की जो दास्तान गोई थी उसकी। तो कहीं पर कहीं ये विवाद भी है कि आपने मेरी पढ़ दी या किसी ने,
मतलब या एवरीबडी इज फ्री टू यूज वॉट एवर कॉन्टेंट, या आप बैठ के आप लोग अपनी अपनी अलग लिख रहे हैं? पुरानी चीज़ें तो पढ़ सकते हैं। अब हम फौजिया की दास्तान अगर सुनाने लगे तो फौजिया भाई बहुत दोस्ती निभाएंगी तो 2-4 शो में कह देंगी ठीक है कर लो, लेकिन फिर कहेंगी यार ये तो मेरी चीज़ है फिर। लेकिन हाँ, कंटेम्प्रेरी कहानियाँ जो लिख रहे हैं वो हम लोग खुद ही लिख रहे हैं, खुद ही रिसर्च हो रही है। जैसे मेरे पास एक टीम है जो लिखती है। दूसरी बात यह है कि देखिए मैं हमेशा कहती हूँ बहुत म्यूजिक के घराने होते हैं ना, हर एक का अपना फ्लेवर होता है। दास्तान गोई के घराने क्यों नहीं हो सकते? हिमांशु का एक अलग फ्लेवर है, मैं एक अलग फ्लेवर के साथ आती हूँ, या और लोग एक अलग फ्लेवर के साथ होते हैं, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो हिमांशु का थॉट प्रोसेस है वो मेरा थॉट प्रोसेस नहीं हो सकता, या जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो हिमांशु का थॉट प्रोसेस नहीं हो सकता, है ना? तो वो एक्सेप्टेंस ज़रूरी है ना? इसमें हम लड़ें या एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें, वो नहीं होना चाहिए। जो हिमांशु अच्छा काम कर रहे हैं वो हिमांशु अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? जो कोई और भी अच्छा काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसलिए भी हम नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम दास्तानें बना रहे हैं तो उसमें हमारी अपनी वो हमारी अपनी शख्सियत, हमारी अपनी सोच उसमें बहुत झलकती है ना? हो सकता है जो चीज़ मुझे अपील करती है वो हिमांशु को ना करे, जो हिमांशु को अपील करती है वो मुझे ना करे, है ना? तो उस रास्ते पे चलना बहुत ज़रूरी है, और नई दास्तानें बनना बहुत ज़रूरी है, इसका फैलाव होना बहुत ज़रूरी है। इससे ये पीछे छोड़ के कि कौन क्या कर रहा है, अपने अपने घराने को लेके आगे बढ़िए और फैलाइए इस काम को। तो नई दास्तान कैसे लिखते हैं? थोड़ा सा अगर जैसे कोई यंग व्यूअर हमारे देख रहे हो, कोई सोचते हो कि कभी दास्तान को बनेंगे, कोई रूल्स, कोई गाइडलाइंस कुछ है? क्योंकि अब तो रिवाइवल हुआ है और सब अपना टू ईच इज ओन वाला सिस्टम है, या नहीं? हाँ ठीक है, और प्रज्ञा ये कुछ एक नियम है, इन पर तो हमें चलना ही होगा, चाहे आपका स्कूल हो चाहे इनका किसी का भी स्कूल हो। कुछ ऐसा है? 4 एलिमेंट हिमांशु बताएंगे दास्तान गोई के, रज़्म, बज़्म, इश्क और ये सब। वो एक ये पुरानी दास्तानों में 4 एलिमेंट होने चाहिए। रज़्म, बज़्म, तिलिस्म और अय्यारी, 4 दास्तान है ना पुरानी दास्तानों में। अभी तो नई दास्तान की बात है जो शायद आप समझना चाह रही हैं कैसे लिखी जाती है, तो आप तो अब नई दास्तानों में जो मतलब मैं ख़ास तौर से मुझे लगता है कि वो जो पुराना जो टेक्स्ट हमको मिला है ना, देखिए हम उस टेक्स्ट में तो दास्तान नहीं ले सकते उतनी प्योर उर्दू में यार, लेकिन जो मैं फॉलो करती हूँ, जब हम अपने मतलब मैं राइटर के दिमाग ये ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे नहीं आ रहा, उसमें यह है कि दास्तान का फ्लेवर आने से मैं स्क्रिप्ट देख के कह देती हूँ ये तो तुम तो मतलब बकवास नहीं, मतलब ये क्या है, ये दास्तान की स्क्रिप्ट नहीं है, तो वो समझ जाता है। देखिए और वो मेरे उसके रूल्स नहीं है कि ये 4 एलिमेंट दास्तान में होने चाहिए, वो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है अभी। लेकिन भाई मेरी दास्तानों में क्योंकि उसमें शायरी बहुत हुआ करती थी, मतलब मैंने ये देखा कि हर चीज़ को वो सरापा है तो शायरी से बयान कर रहे हैं, जंग है तो शायरी, तो मैं ये कोशिश करती हूँ हम कोई चीज़ बयान कर रहे हैं तो शायरी, फिर शायरी, शायरी। और दूसरी बात ये कि कहानी में आप सुना क्या रहे हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई को अगर ये कहानी सुना रहे हैं, या मैं अगर राम सुना रही हूँ, तो हमें तो लग जाएगी सीरीज़, लेकिन अब हम उसको तो हम शायद उसका कोई एक एस्पेक्ट ले लेंगे, कोई एक चीज़ ले लेंगे, या कुछ एक चीज़ पे फोकस कर लेंगे। जैसे गांधी को जब हमने करा तो हमने कहा देखिए गांधी बहुत दास्तान गांधी जी पे तो सीरीज हो सकती है। हमारी ऑडियंस अब वो ऑडियंस नहीं है कि जी आप बैठ गए जहाँ अब बैठ गए, नहीं। हाँ, हमारे पास टाइम होता है और हमें ऐसे भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कभी शो डिले कर जाए, तो हम मॉडर्न ऑडियंस कैटर कर रहे हैं, है ना? जैसे जब मैंने दास्तान की निर्भया के ऊपर, हाँ वो दास्तान नहीं थी मतलब, लेकिन वो दास्तान फॉर्मेट था पूरा निर्भया के ऊपर, तो मैं एज ए टूल भी इस्तेमाल कर रही हूँ दास्तान गोई के लिए। ये कितना जरूरी है सोशल मैसेजिंग के लिए यूज करना। हाँ, जब हम दास्तान राम करते हैं, चाहे रितेश ने टोपी पहन रखी है, लेकिन जब फिरोज आते हैं या जब मैं आती हूँ तो हम मुसलमान हैं और हम दास्तान राम उर्दू में सुना रहे हैं भाई, है ना? तो ये स्टेटमेंट देना, जैसे इन्होंने भी जब पानी पे दास्तान करी तो वो एक सोशल कॉज के लिए करी, तो इसको दास्तान को एज ए टूल इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को एड्रेस करने के लिए। और मेरे पास तो मुझे तो सिर्फ यही आता है भाई, मैं तो राइटर नहीं हूँ हिमांशु की तरह, तो मुझे तो सिर्फ यही आता है मुझे बयान करना आता है, तो मैं तो बयान करके ही अपना काम करूँगी। तो स्क्रिप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि फ्लेवर आप जरा रखें दास्तान गोई का, एक सपाट स्क्रिप्ट मुझे बहुत अपील नहीं करती। हो सकता है पुराने लोगों को लगे कि अभी नई पीढ़ी डाइल्यूट कर दे, जैसे म्यूजिक में होता है या हर आर्ट में होता है कि अरे नई पीढ़ी के साथ धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाए। मुझे ऋचा जी एक चीज़ से बड़ी, जब आप खुद को किसी भी चीज़ का खुदा समझने लगते हैं कि हम ही बताएंगे ये कैसे होगी, हम ही बताएंगे, लेकिन जब आप खुद अपनी कोई चीज़ अडेप्ट करते हैं उसमें आप इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं, वो जायज़ है ना? तो ये जो एक है ना कि हम ही हैं इस चीज़ के खुदा और हम ही बताएंगे कि इसको कैसे करना है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए पुरानी दास्तान गोई तो ये है ही नहीं ना, जो नई दास्तान गोई होती, मतलब ना तो औरतें स्टेज पे जाती थी, ना और हम तो कहते हैं भैया माइक चेक, इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए,
इसको यूँ कर दीजिए, 2 मॉनिटर चाहिए स्टेज पे, कोई दास्तान को कहता था पहले? ये उनके तो माइक नहीं होते थे उनके पास। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो नहीं हैं। तो हर चीज़ इवॉल्व होती है वक्त के साथ। अगर दास्तान गोई वक्त के साथ इवॉल्व नहीं होगी तो फिर वही होगा कि मीर बाकर अली की तरह हम भी छालियाँ बेचेंगे फिर। सही बात है। ये जो एक्सटिंक्शन का खतरा है, जब आप इनोवेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ऑडियंस चेंज हो चुकी है, हमारा वक्त बदल चुका है, नए दौर में हैं हम। उसमें हम लोग जब, जैसे मैं साहिर की जो दास्तान हम लोग करते हैं, एक जो वैल्यूज़, जो वर्च्यू जो हम अगली जनरेशन को पास ऑन करना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो इनकलकेट हों उनके अंदर, जैसे आजकल मेंटल वेलनेस के ऊपर बहुत बात हो रही है और रियल इश्यूज हैं, जो जेंजी है या जो मिलेनियल्स भी हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम है। इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, करियर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो ये जो साहिर की दास्तान हम लोगों ने लिखी, उसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की कि एक इंसान एक बहुत सेलिब्रेटेड पोएट हो सकता है, बहुत सेलिब्रेटेड लिरिसिस्ट हो सकता है, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो परेशान है और वो कैसे अपनी परेशानियों को हैंडल कर रहा है। कई बार वो बदतमीज़ भी है, कई बार वो बहुत अमन पसंद है, मतलब दोस्तों पर जान न्यौछावर कर रहा है। तो एक पूरा जो इमोशनल अपहीवल है पूरा एक इंसान का, वो दिखाने की कोशिश की है उस पूरी 1-1.25 घंटे की दास्तान में साहिर के थ्रू। कितनी मेहनत। चलिए तो अब हम एक बात जो हम जोड़ना चाहते हैं, जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात कही फौजिया ने कि हर दास्तान को की अपनी सोच भी आती है। दास्तान में गंगा की दास्तान अनगिनत तरीके से सुनाई जा सकती है, क्योंकि प्रज्ञा सुना रही थी जिनका बैकग्राउंड था ग्राउंड वाटर का, पीएचडी का और एनजीटी के काम का, तो हमारी जो दास्तान बनी वो एक अलग तरह की बनी, है ना। या जैसे अगर ये बनाएंगे तो अलग, वो शायद अलग तरह से बनाएंगी। जैसे इन्होंने गांधी की जो दास्तान की जो समस्या इनके सामने, हम भी एक गांधी की दास्तान करते हैं। और जस्ट टू ऐड टू व्हाट हिमांशु सेड, जो परफॉर्मेंस में भी कई बार जिस कहानी से आपका कुछ ज्यादा कनेक्ट बिल्डअप हो जाता है ना, आप मतलब स्टेज पे आप फाड़ देते हैं स्टेज, ऐसा हो जाता है। तो गांधी में क्या है, इन्होंने भी कहा कि भाई सारी चीज़ें थी, इतनी बड़ी पब्लिक लाइफ है गांधी की, तो दास्तान में कैसे 1 घंटे में समेटें, आधे घंटे में। तो ये हमने क्या किया, हमने बहुत सोचा कि गांधी पे क्या, फिर हमने एक आइडिया है गांधी अभय की दास्तान। तो हम जो सुनाते हैं वो गांधी एंड द आइडिया ऑफ फियरलेसनेस, जो गांधी ने किस तरह से अपने डर को जीता और किस तरह से फिर उस डर को, जो अंग्रेज़ों का डर था हिंदुस्तान में, एक आम हिंदुस्तानी के हृदय से अंग्रेजों का डर गांधी ने कैसे निकाला, इसकी पूरी जर्नी की वो दास्तान। तो ये वो दास्तान सिर्फ इसी पर वो वाला एंगल ले लिया। तो ये क्लैश ऑफ थॉट्स मेरा भी फौजी जी के साथ, जब मेरी पहली दास्तान राम की थी उनके साथ, और मैंने पहली बार जब स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने कहा फौजी जी मेरे लिए रामायण बहुत इमोशनल कहानी रही है, क्योंकि जितना तुलसीदास ने लिखा, और वो बहुत एक दुख का रस जो होता है ना, वो बहुत है इसमें। लेकिन हम भरत मिलाप की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, या भरत पादुका लेकर इसकी बात क्यों नहीं। अब वही है कि 1 घंटे में कितना बयान कर सकते हैं, लेकिन वो एज अ दास्तान और एज अ पर्सन हमारे क्लैशेस होते थे कि यार ये भी आना चाहिए, बट कहीं ना कहीं कॉमन ग्राउंड्स पे आना पड़ता है कि नहीं। साहिर की दास्तान में जैसे अमृता प्रीतम का बहुत कम जिक्र है हमारी दास्तान में, है ही नहीं, तकरीबन ना के बराबर। तो हमसे इंसान कहता है ये आपने क्यों नहीं किया। तो हम 2-3-4 जवाब पहले से, क्योंकि अब इतनी बार पूछा जा चुका है तो हमेशा कोई ना कोई बारी बारी से दगाते रहते। तो हमने कहा भाई ऐसा है कि अगर हम अमृता वाला प्रकरण इसमें डालते तो बाकी चीज़ें जो हमें साहिर के बारे में कहनी है वो शायद रह जाती, क्योंकि लिमिटेशन तो 1 घंटे की है, स्लॉट उतना ही है। फिर कभी कभी हम कह देते हैं भाई तुम्हें क्या सुनना है, दास्तान सुननी है या मतलब मुआशके सुनने हैं, तो फिर अलग से दास्तान इसके लिए वो आप एक अलग बना लीजिए, साहिर और अमृता का एक अलग। हम यही कहते हैं कि इसके लिए हमने अलग से एक दास्तान तैयार की, जो कि की नहीं है हमने, लेकिन उनका दिल रखने के लिए कह देते हैं वही अलग से दास्तान है, उसके लिए अलग से आप सुन सकते हैं। चलिए अब आज में और भविष्य में करके बाद हम शो को ख़त्म करेंगे। आज एज अ परफॉर्मिंग आर्ट दास्तान गोई कहाँ खड़ी है? कोई अगर यंग बच्चा है या सोचता है कि करना है, तो क्या कमाई है, पैसे हैं, उतने शोज़ मिल रहे हैं कि आप किसी भी कलाकार की रोजी रोटी अच्छे से चले, एंड वे फॉरवर्ड अब कहाँ जा रही है दास्तान गोई? मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि देखिए आर्टिस्ट को पैसे देने में तकलीफ़ होती है लोगों को, है ना, बहुत, चाहे कोई भी कला हो, चाहे कोई भी कला हो, है ना। तो पूरी तरह इस पे निर्भय होना, मतलब क्योंकि हालांकि मैं ये कर रही हूँ, मैंने अपनी नौकरी छोड़ी 2014 में, लेकिन मैं आज की जनरेशन, जो इनके स्ट्रगल्स हैं, जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी है, इतने प्रेशर्स हैं इनके ऊपर, या जो हालात हैं आजकल के, पूरी तरह तो मैं नहीं
मुझसे बहुत लड़कियां कहती हैं कि हम भी दास्तान गोई करने जाते हैं। मैं कहा देखो अच्छे बच्चों की तरह एक नौकरी पकड़ो और फिर दास्तान गोई करो, ज़रूर करो, है ना। तो आर्ट, बात ये नहीं कि दास्तान गोई किधर जा रही है, बात ये है कि आर्ट किधर जा रहा है। आजकल हम हर चीज़ रील पे चाहिए, हमें 2 सेकेंड 60 सेकेंड हमारे पास वक्त है। तो ये आगे जाके ये और क्या शक्ल लेने वाला है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है दास्तान गोई के फ्यूचर का, कि हम कितना और डिजिटल चले आएंगे। अभी तो हम फिल्म देखने सिनेमा हॉल पे नहीं जा रहे हैं, है ना, हमें हर चीज़ अब OTT पे चाहिए। तो क्या दास्तान गोई भी OTT पर आएगी, है ना, क्या ये भी एक इसका आने वाले वक्त में एक ये चीज़ होने वाली है। तो ये सवाल अभी अधूरे हैं। और जहाँ तक बात है सीखना चाहिए ये कला जब मैंने अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाया तो मैंने वहाँ जाके सिखाई, मैंने जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, मैंने वहाँ जाके सिखाई। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ बेटा ये सिर्फ तारुफ है, इंट्रोडक्शन है। दास्तान गो बनने के लिए ज़रा रियाज कीजिए, 5 साल लगाइए, 2 साल आपको शोज मिलते हैं? हाँ, हमें खुश हैं जहाँ पर आप हैं इस समय जिस मुकाम पर हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं मतलब तसल्ली है मुझे तसल्ली। ये फौजिया ने बिल्कुल सही बात की, हम भी बिल्कुल यही बात कहते हैं कि भाई पहले से नौकरी मत छोड़ दो, क्योंकि मेरे हालात घर के अलग थे असल में। हमारे पास इतना सपोर्ट था कि हम नौकरी छोड़ के भी दास्तान सुनाएंगे, तो उस तरह की जिम्मेदारी घर की नहीं थी उस वक्त, तो ये कर लिया हमने। लेकिन सबके हालात एक जैसे नहीं होते हैं, तो हमेशा ये कहते हैं नौकरी करते रहो, उसमें काम करते रहो। जब अब एक नाम बन जाए, जब तुम्हें लगे कि इतने शोज आने लगे हैं कि तुम नौकरी और इतनी सेविंग हो गई है कि तुम नौकरी छोड़ भी दोगे तब भी ये काम कर पाओगे, तो बिल्कुल करो। बट अब शोज आ रहे हैं ना, अब सब लोगों को अच्छे से बड़ी संख्या में शोज मिल रहे हैं, लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। और ये बहुत इसमें है क्या, पैसा देने देखिए का। ऋचा जी, इसमें है क्या, ये जो फौजिया की पीढ़ी है, ये जो हमारी पीढ़ी है, ये बिल्कुल रिवाइवल के तुरंत बाद की पीढ़ी है। तो यहाँ हम लोग तो काम कर रहे हैं वो राह बनाने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, कोई एक आप एज अ टीम बता दीजिएगा, कोई फनी कमेंट, जैसे किसी को नहीं पता दास्तान गोई क्या है, किसी ने कोई ऐसा कमेंट किया हो जो आपको हंसी भी आई हो और मतलब लगा हो कि क्या बात कह रहा है व्यक्ति, कुछ ऐसा? बहुत होते होंगे ऐसे, आई एम श्योर। अरे बहुत कमेंट है। मैं एक बार हम लोहड़ी पे परफॉर्म कर रहे थे, तो कमेंट है क्या है, तो लोहड़ी पे परफॉर्म हुई, दास्तान परफॉर्म हुई, उसके बाद से एक साहब हमारे पास आए, वो खाते हुए आराम से, अरे बहुत अच्छा था, आप इसमें थोड़ा गजल डाल सकती हैं। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी, गजल डालो इसमें, आप थोड़ा अगर इसमें गजल डाल, गजल तो खाते हुए उन्होंने गजल डाला। एक बार मुझे किसी ने, मोहतरमा थी, उन्होंने मुझे मुस्लिम समझ लिया था। अभी हाल ही मतलब हुआ ये कि वो पूछने लगी कि आप ऐसे बैठ कैसे पाते हैं दास्तान गोई पढ़ते हुए इतनी देर तक, 1 घंटे तक वज्रासन। तो मैंने कहा कि आदत है। अरे आप नमाज भी तो ऐसे ही पढ़ते होंगे ना, आपको तो आदत हो। मैंने कहा कि भैया नाम नहीं सुना आपने इस बात में। या हम लोग झांसी की रानी परफॉर्म कर रहे थे, उसके बाद एक साहब आए, कहने लगे मैम अगर पीछे इसमें घोड़े पर आती हुई झांसी की रानी ये कोई कॉस्ट्यूम पहन के बैठा होता और तलवार चल रही होती तो मजा आ जाता। बहुत सारे कमेंट हमसे, भाई समझ में कुछ नहीं आया जो आपने सुना, लेकिन अच्छा बहुत लगा। यार अब इस पे किस बात का अच्छा लगा और खुश हो कि क्या हो। एक साहब आए, वो तो बड़ा ऐसा कमेंट था, भूल ही नहीं पाए। तो हम शायरी वारी सुना रहे थे, तो अपने साथ वाले से कहते हैं वाजपेयी जी को नॉलेज बहुत है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ज्ञान बढ़ाने का, यार पढ़े लिखे नहीं है। हम सब मिलकर ये कोशिश करते रहें कि हमारी ये एक आर्ट है, बहुत पुरानी आर्ट है, वो ख़त्म ना हो जाए। लेकिन चलते चलते मैं चाहूँगी कि ये दोनों अपने किसी दास्तान से कोई अपनी पसंदीदा 2 लाइनें हम लोगों को ज़रूर सुनाएं। आपने क्योंकि मुझे कहा था कर्ण पर, वो लंबा है, 2 लाइनें उसमें से कोई, अगर क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर है महाभारत का, आप किसे सुनाना चाहेंगे? तो हम तो एक काकोरी एक्शन पर हमारी दास्तान है। अच्छा। काकोरी एक्शन का 100वां साल है ये, उससे कुछ लाइंस सुना देते हैं। ठीक है, पहले फौजिया कर्ण टू काकोरी होगा। चलिए शुरू से ही है। हाँ शुरू से कर, फिर कहीं रोक देंगे उसने। हाँ, तो माहौल ये है कि कर्ण युद्ध भूमि में हैं और घायल हैं। तो उस वक्त कृष्ण और अर्जुन आ रहे हैं उसकी आखिरी परीक्षा लेने के लिए। तो अर्जुन के जो बाणों से छिदा कल्ब जिगर है, गरकाब लहू में है बदन खाक बसर है, अर्जुन के इस शिकार का दम टूट रहा है,
हर शुक्र से फव्वारा खूं छूट रहा है। हालत थी उधर नजर की दिले खस्ता पे तारी, गिनती के थे कुछ सांस तने जार पे भारी। इतने ही में नाजिल हुए दो प्रेम भिखारी, अर्जुन था उस एक भेष में एक कृष्ण मुरारी। अर्जुन था उस एक भेष में एक कृष्ण मुरारी। साहिर का लतीफ़ा सुना देते हैं, एक आप सुना दें एक हम सुना दें, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, लतीफ़े का जो हिस्सा है साहिर का। आप शुरू करें। राम प्रकाश अश्क से। जाने साहब। अच्छा, तो दास्तान तो बहुत लंबी है, बीच में एक हिस्सा आता है कि साहिर किस तरह से लतीफ़ों के शौकीन थे, तो वो 2 लतीफ़े सुना देते हैं। तो साहिर को जब पद्मश्री मिल गया तो जानिसार अख्तर साहब जो उनके साथ रहते थे, जावेद साहब के वालिद, जो कि और साहिर उन पे तमाम तरह के तंज किया करते थे। तो जब पद्मश्री मिल गया तो साहिर बोले जानिसार अख्तर से कि भाई जानिसार साहब, मेरे ख्याल से आपको भी पद्मश्री मिल ही जाना चाहिए। अब जानिसार साहब बहुत खुश, साहिर से पूछने लगा मैं खैरियत? तो साहिर ने कहा अमा आप मुझसे अकेले ये ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं होती। साहिर के दोस्त राम प्रकाश अश को जब कैंसर हुआ तो साहिर ने उन्हें इलाज के लिए अमेरिका भेजा और उन पर लाखों रुपए खर्च किए। तो एक साहिर है ये, एक साहिर है ये। और उन्हीं की अच्छाई का एक और किस्सा सुन लीजिए। तो बकौल सरवर शफ़ी, साहिर की बहन, 1964 की बात है, अप्रैल के महीने की, मुझे खबर मिली थी कि भाईजान अनवर, साहिर का ड्राइवर, और पुप्पी के साथ इलाहाबाद आ रहे हैं। पुप्पी यानी साहिर की माँ जी। इतवार का दिन था, अचानक घंटी बजी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो भाईजान पसीने में तर खड़े थे। मैं घबरा गई। मैंने पूछा भाईजान क्या कार से आए हैं? तो बोले नहीं नहीं, ट्रेन से आए हैं। पसीने में तर होने का मतलब ये था कि भाईजान स्टेशन से घर पैदल चलकर आए थे। दरअसल उस ज़माने में रिक्शे चलते थे जिनको आदमी खींचते थे। भाईजान से सबने कहा रिक्शे से चलते हैं, मगर भाईजान ने साफ इनकार कर दिया। ये भी कोई बात हुई, आदमी आदमी को खींचे? वाह वाह, क्या बात। चलिए, टू एंड द शो, फौजिया और हिमांशु, आप लोग हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जहाँ भी दास्तान गोई का शो हो ज़रूर आएँ, बल्कि हमारी मदद करें। ये कहानियाँ, ये दास्तानें लोगों तक पहुँचाने में तो कोई शो करा सकते हो तो ज़रूर रब्ता करें। इंस्टाग्राम पर himanshu.lakhnua, प्रज्ञा.कबीर, फौजिया और रितेश सब मौजूद हैं। किसी का भी शो, वो है ना कि एक चिराग से कई चिराग जलते हैं, तो आप यहाँ भी चिराग जलाएंगे तो रोशनी हम तक आएगी। बेशक। और दास्तानें सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें सुनने वालों की भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आजकल हम लोगों ने सुनना छोड़ दिया है, हम बस स्क्रॉल कर रहे हैं। तो थोड़ी सी देर के लिए स्क्रॉलिंग रोक के ज़रा एक आध दास्तान ज़रा करीब में हो रही हो तो वहाँ जाना बनता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग स्टूडियो में आए, इतनी सारी गप्पे मारी। और मैं इनके साथ बात करने का मतलब मेरा तो ये था पर्सनल, रिचा मैम का आया, हमने कहा यार ये तो रिचा अमरुद के साथ बात करना, मतलब ये तो और मुझे तो ये पसंद बहुत है। हाँ। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि मैं ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आपके साथ ऐसे बात कर रही होंगी, तो ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। और आप सबका देखने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।